जो एक नाकाम भारत के इतिहास का सबसे नाकाम और हारा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस व्यक्ति के आने के बाद देश दो टुकड़े में बट गया, हिंदू मुसलमान होने लगा, लिंचिंग होने लगी, मस्जिदों तोड़े जाने लगी, हिंदुओं को मतलब मर्डर किया जाने लगा। तो कौन से भारत में हम लोग आ गए? हम लोग 100 साल पीछे आ गए। और इस तरह का अगर प्रधानमंत्री है तो मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं इस व्यक्ति को गाली दे के जेल जाना पसंद करूँगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज ये कुछ और मसले भी बात करते हैं। विनय दुबे जी, हालांकि ये महाराष्ट्र में जिस तरह उत्तर भारतीय के नाम से आप जाने जाते हैं और उत्तर भारतीयों के लिए आपकी जब शुरुआती थी, जब आप इस कैरियर की जब शुरुआत थी तो आपने अपना उत्तर भारतीयों के लिए दिया था। उत्तर भारतीय महापंचायत आपने शुरू किया था और उत्तर भारतीयों के आवाज़ बने थे कुछ दिनों पहले। अब कहाँ है उत्तर भारतीयों की जो आवाज़, आपने जो ये आवाज़ बुलंद किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपने जीवन के 2-3 साल मैंने पूरे समाज को दिया था, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जिस समाज से आता हूँ उसके लिए लड़ना। लेकिन मेरा समाज इस समय मुंबई में सक्षम हो गया। मैंने महसूस किया कि उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के सपोर्ट की या किसी के मतलब बोलते हैं ना कि मदद की। खुद सक्षम है, खुद सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उनको ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने करियर पे, अपने भविष्य पे ध्यान देता हूँ। तो 3 साल मैंने दी तोड़ मेहनत की, केसेस भी बनाए। RN सिंह जैसे व्यक्ति, जब भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक के कार्यालय को घेरा और उसका नतीजा नगर निकला कि हमारा महानगर जो उनका न्यूज़पेपर आता था वो बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया जा रहा हूँ जबकि उनको भूख नहीं है। तो मुझे लगा कि वो समय बर्बाद करने से अच्छा मुझे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी यात्रा पर निकल गया आगे। अच्छा, सूत्रों के हवाले तो ये भी हमें मालूम पड़ता है कि किसी बड़े बीजेपी के नेताओं का आपको सपोर्ट है, जो आप इतना पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं आपको कोई धमकी नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस पर? धमकियाँ तो आप मेरी सोशल मीडिया पे जाके देखिए, हज़ारों लाखों की संख्या में धमकियाँ आती हैं। फिर आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? मतलब आप इतना सरकार के विरोध जाते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसे जेल कोठरी में डाल दिया जाता है। आपके कई ऐसे मित्र जेल में। देखिए, ये तो सरकार और पुलिस से आप पूछना चाहिए। मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? ये तो अमित शाह जी का सवाल है, गृह मंत्रालय उनके पास है। उन तमाम अंध भक्तों को बोलना चाहूँगा, भैया ये सवाल आप अमित जी से पूछिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी से, कि क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं। अगर मेरा कहीं गलती है संविधान से बाहर, एक तो मैं उसके दायरे में रह के काम करता हूँ। हाँ, गालियाँ मैं देता हूँ, उस पर आप मुझे FIR कराइए। लगभग देश में हाफ सेंचुरी के प्रधानमंत्री को गाली देना ये कहाँ संभव है? भैया, अगर प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। मैं तैयार हूँ ना, मैं गाली दे रहा हूँ, मुझे भी करो ना कार्रवाई। 2 ऑप्शन होता है ना, या तो आप गाली नहीं दीजिए या तो दीजिए तो आपको सज़ा होगी। मैं सज़ा लेने को तैयार हूँ, मैं गाली दे के सज़ा लेने को तैयार हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जो एक नाकाम भारत के इतिहास का सबसे नाकाम और हारा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस व्यक्ति के आने के बाद देश दो टुकड़े में बट गया, हिंदू मुसलमान होने लगा, लिंचिंग होने लगी, मस्जिदों तोड़े जाने लगी, हिंदुओं को मतलब मर्डर किया जाने लगा। तो कौन से भारत में हम लोग आ गए? हम लोग 100 साल पीछे आ गए। और इस तरह का अगर प्रधानमंत्री है तो मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं इस व्यक्ति को गाली दे के जेल जाना पसंद करूँगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, इंसान का 2 ही काम, एक तो अच्छा कुछ काम करेगा तो देश में उसका नाम होता है, या तो बहुत बुरा करेगा तो उसका नाम होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना बीजेपी ने आपको छोड़ दिया है कि जाओ मेरे पीछे जाके आप मुझे गाली दो, चिल्लाओ और मेरा प्रचार करो? उल्टा ही सही प्रचार कर रहे हैं हम तो, रोज़ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी तो बीजेपी के झंडे से जूता पोंछ के हमने आग लगा के उस पर मूत्रदान करके आए हैं। मोदी जी के पुतले को जूता मार के उसमें कुत्ते की लाश लगा के हम लोगों ने आज अंतिम संस्कार किया है। तो अगर इनसे अगर उनको भाजपाई को लगता है हम उनके साथ है तो बेशक मैं ऐसे कृत्य करते रहूँगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कोई मसला निकाल के आपका इनकाउंटर कर दे? मैं देखिए, मरना तो वैसे भी है ना सर। कोई है कि आप रहेंगे कि आपको पता आप अजय अमर थोड़ी हैं। नरेंद्र मोदी भी एक दिन चले जाएंगे, सबको जाना है। ये शरीर जो है नश्वर है, एक दिन जाना ही है। मेरा अगर इनकाउंटर के माध्यम से लिखा हुआ है तो मुझे गर्व होगा कि कम से कम मैं इनकी गुलामी पसंद नहीं किया, इनके खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा और शान से सीने पे गोली खा के मरा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बीजेपी समर्थक नहीं है, मतलब बीजेपी का जो काला चिट्टा वही खोलना है? भैया, मैं समर्थक होता तो लोगों को पता चल गया होता आज तक। आज सब कुछ ओपन है, मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ। आपको समर्थन किसका है? राज ठाकरे जी का है या महाराष्ट्र के जो देशमुख जी हैं मंत्री, गृह मंत्री, उनका समर्थन है? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आप जेल गए थे, उत्तर भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे,
तब आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ था देशमुख के जी के साथ में, और ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि आप देशमुख के इंसान हो, मतलब उन्होंने आपका समर्थन किया है, उन्होंने आपका साथ दिया है, ऐसा लोगों का कहना था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी अनिल देशमुख साहब मेरा संबंध जोड़ सकते हैं तो अमित शाह जी को खुला ऑफर है, भैया आप IB आपके पास है, CBI आपके पास है, स्पेशल ब्रांच क्राइम ब्रांच आपके पास है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? गृह मंत्री मेरे दोस्त हो सकते तो अमित शाह भी थोड़ी होंगे। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा एक सामाजिक जीवन रहा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने हर सरकार की धज्जियाँ उड़ाई हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे भाजपा हो। अभी बिहार गया था तो नीतीश बाबू की धज्जियाँ उड़ा के आया हूँ। तो मेरा कोई सगा थोड़ी है यहाँ पे। जो गलत करेगा मैं लात मारूंगा, चाहे जिसके पिछवाड़े लगे। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी की भविष्य कहाँ जा रही है? कचरे में जा रही है सर, और कहाँ जाएगी। आप आज वहाँ के लड़के अलग अलग राज्यों में जाके गालियाँ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या लोगे? पहले आते थे कम से कम सम्मान के साथ लोग गले लगाते कि आओ भाई, आप आए हो, मुंबई आए हो, गुजरात आए हो, काम करो, मेहनत करो। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप जा रहे हैं तो लोग गालियाँ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। पहले से तो ज़्यादा विकट स्थिति है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6-7 राज्यों में आपके ऊपर, हमें सूत्रों के हवाले ये पता चला है कि पूरे भारत में आपके ऊपर कुछ 22 से 24 FIR हैं और आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब किसी बड़े नेता का समर्थन होगा, बीजेपी के कोई बड़े नेता का समर्थन होगा, जब भी तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं तो महाराष्ट्र में सरकार गिराने के पीछे पड़ी है बीजेपी, कितने बड़े बड़े मंत्रियों के घर पे नोटिस जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 22 के आसपास की तो मेरे पास जानकारियां हैं कि 22 मामले हैं मेरे ऊपर, जिसमें दंगा भड़काने, विवादित बयान, हेट स्पीच वगैरह ये सब चलता रहता है। राजकीय मेरे पे अपराध के ये हैं, FIRs हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। पॉलिटिकली मेरे पे FIRs हैं। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, जब भी मुझे पता चलता है तो उसकी मैं ज़मानत वगैरह ले लेता हूँ, जिसकी वजह से आज तक बचा हुआ हूँ कि गिरफ्तारियाँ नहीं होती, क्योंकि संविधान से बाहर नहीं है ना, कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। तो एक न्याय प्रक्रिया, क्योंकि मैं खुद संविधान की लड़ाई लगता हूँ, मैं बोलता हूँ देश संविधान से चलना चाहिए, और मैं कैसे संविधान तोड़ सकता हूँ? अगर मेरे पे कहीं FIR है तो मैं अदालत जाता हूँ, उसके खिलाफ अपील करता हूँ, उसको अपनी बातें रखता हूँ और जमानत लेता हूँ और फिर अपना काम करता फिर पत्रकार नित्यानंद पांडे की हत्या क्यों करवाया? हूँ। मैंने कब कराई है सर? आपको पुलिस घेरे में ली थी, आपसे पूछताछ की थी उस मामले की? देखिए, पूछताछ तो जिसको शंका होगी तो पूछताछ होगी। बांद्रा भी तो इतना बड़ा कांड हुआ है, बांद्रा कांड में भी मैं जेल गया, 13 दिन रहा, चला आया, तो पूछताछ तो नॉर्मल है। कल को कहीं कुछ भी होगा। अभी नित्यानंद पांडे था, वो मेरा उनका एक वैचारिक मतभेद था वो। लेकिन उनके आर्टिकल आने के बाद 15 दिन के बाद ऐसा क्यों हुआ था, जो जिस पत्रकार ने आपके खिलाफ आर्टिकल डाला और उसके साथ इस तरह की घटना घटती है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं भी उनकी मृत्यु से संवेदना रखता हूँ, उनके परिवार के साथ में हूँ। नित्यानंद पांडे जी इंडिया अनबाउंड के पत्रकार जो थे, उन्होंने मीरा रोड के, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था, ये बात सही है, मेरे खिलाफ निकाला था, और दुर्भाग्यवश 15 दिन बाद उनकी डेड बॉडी भिवंडी में मिलती है। तो उससे मुझे क्यों जोड़ा जा रहा था? यही चीज़ मैंने पुलिस से भी कहा था कि आखिर आप इन्वेस्टिगेट करिए, और पुलिस ने किया इन्वेस्टिगेशन। एक लड़की का मामला निकला, उनको हैरेस कर रहे थे, लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी, मामला ख़त्म हो गया। और किरण यादव का मामले में क्या है? क्योंकि किरण यादव लालू प्रसाद जैसे शख्स को गाली देने वाली, नीतीश कुमार जी को गाली देने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने वाली, लेकिन जब किरण यादव ने आपको गाली दिया तो किरण यादव को जेल हो जाता है। देखिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मतलब आपको किसी बीजेपी के बड़े नेता का संरक्षण, जब भी तो ये सब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, मैं लीगल प्रक्रिया में जाता हूँ। मैंने वहाँ के SP को पत्र लिखा कि एक औरत है जो इस तरह से सभी को गालियाँ दे रही है, हमारे भगवानों को। लेकिन आप भी तो गालियां देते हैं, आपको क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी के लिए तो 22 FIR है सर मुझ पे। अगर मेरे को संरक्षण होता तो FIR। आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सवाल पुलिस से पढ़ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये गृह मंत्रालय का विषय, क्यों अरेस्ट के प्रति कोई जादू चलाता होगा, कोई बड़ा नेता फोन करता होगा, जब भी तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये तो जांच का विषय है सर, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो घर पे बैठता हूँ, आराम से अपनी दुनिया में हूँ। लेकिन जहाँ तक ये है कि मुझे अगर कोई जानकारी, अभी जैसे अडानी जी का मामला पता चला है कि उन्होंने मानहानि का केस किया हुआ है, तो मेरी लीगल टीम जाएगी वहाँ पे, उसको अटेंड करेगी, उसमें चेक करेगी क्या तथ्य क्या नहीं है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो मैं खुद संविधान के दायरे में रह के बोलता हूँ कि भैया मुझे जेल डाला जाए, मैं जमानत लेके बाहर आऊँगा, अगर मुझे जमानत लायक काम किया है तो। रजनी तिवारी जी का जो मामला दिल्ली में हुआ था, जितना इतने बड़े दंगे हो गए थे, लेकिन कभी पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने आपके प्रति कमेंट किया और आपका नाम लिया और फिर वो अरेस्ट हो जाती है। ये क्या हाँ मामला? मतलब मेरा सीधा सीधा एक ही कहना है, या तो बीजेपी का किसी बड़े नेता को आपको सपोर्ट है, जब भी आप बिंदास पूरे भारत में इस तरह भ्रमण कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, या तो महाराष्ट्र की सरकार का किसी का सपोर्ट होगा आपको, या तो राज ठाकरे जी का होगा। देखिए, सभी मित्र हैं बीजेपी में, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा अगर बीजेपी को इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं लगातार लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ नफरत भर रहा हूँ,
लगातार जा जा के उनको बीजेपी से दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा कारण होगा कि बीजेपी मुझे सपोर्ट करेगा या बीजेपी के नेता मुझे सपोर्ट करेंगे? कहीं ना कहीं मैं डेली हर दिन बीजेपी का नुकसान कर रहा हूँ, अपने विचारों से, अपने तथ्यों के साथ में लोगों को तोड़ रहा हूँ बीजेपी से। तो ऐसा क्यों बीजेपी मुझे सपोर्ट करेगी? मेरा सबसे पहला कारण ये आता है कि ऐसा क्या फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चलो मैं वोटिंग में होता, कहीं उनका वोट काट रहा होता कि भैया चुनाव में लड़ रहा हूँ, मुसलमानों का वोट डाइवर्ट करना है इसके लिए। मैं तो पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि भैया आप इसको फिर बिहार चुनाव में क्यों गए जब आप? बिहार चुनाव मेरी एक सभा हुई है पप्पू यादव जी को लेके, और पप्पू यादव जी वो इंसान थे, जब महाराष्ट्र से बिहारी जब अपनी तरफ जा रहे थे तो वो बंदे ने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पर बसों की व्यवस्था की। जो मजदूर यहाँ से गए थे, 2-2 3-3 दिन भूखे रह के गए थे, उनको उसने खाना खिलाया मेरे बोलने पे। तो एक मित्रता है हमारे बीच में। और कोई दिखा दीजिए मुझे कि किसी की पप्पू यादव हारे क्यों? भैया वो हारे जी तो पॉलिटिक्स की बात है ना, मैं गारंटी नहीं ले सकता कोई जीतेगा। वो कहना है कि बीजेपी वाले ने भैया था हराने के लिए। भैया कोई भी हो, देखिए वो चुनाव लड़े, वो हारे, मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी हारा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। अगर मैं किसी पार्टी से होता या मुझे किसी का प्यार होता तो मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करता, उसके पार्टी के लिए काम करता। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मैं अब निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपना जो 200-500 वोट पड़ा मैं उसमें खुश रहा हूँ। तो आगे बीजेपी से टिकट में लड़ेंगे? बीजेपी में मैं अभी आपके वीडियो के सामने बोल रहा हूँ कि बीजेपी में मूतने ना जाऊँ मैं। शौचालय अगर जोर से भी लगी होगी, शौच कर देना जाऊँ बीजेपी में, इतनी नफरत मेरे अंदर उसके लिए भरी हुई है। क्योंकि मैंने देखा है ना, ये भाई को भाई से लड़ा दिया, शिवसेना जैसी पार्टी जो उनकी खुद की थी उसको लड़ा दिया आपस में। ये किसी की सगी नहीं है, जो अपना पत्नी नहीं पाल पाया और देश पाल पाएगा क्या? और हम लोग उसके सारे जाके देश की ये कर लेंगे। जो खुद अडानी अंबानी का दलाल गुलाम बन के बैठा है, वो क्या देश चलाएगा? और उसके नेतृत्व में जाके अपना नुकसान क्यों करूंगा मैं? अगर मुझे कल को जाना है, कल को मुझे पहुंचना है, विधानसभा पहुंचना है, लोकसभा पहुंचना है, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे में दम होगा, मेरे कामों के अंदर इच्छा होगी, मैं जीत के आऊँगा। नहीं होगा तो हार के आऊँगा, फिर कोशिश करूँगा। लेकिन आप देश के प्रति इतना गलत बोलते हैं, मोदी जी के प्रति इतना गलत बोलते हैं। देश के प्रति नहीं, क्योंकि एक आप साबित कर, अगर देश का प्रधानमंत्री देश का ही होता है, एकदम होता है, तो क्या वो देश के धरोहर नहीं है या देश के वो मान्यवर नागरिक नहीं है? उनको गाली देना क्या संभव है? नहीं, एकदम संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अपने आचरण से ये दिखाए कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो हमेशा केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए देखा है। अगर वो ऐसा होता तो मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों थी? CA-NRC भारत के हैं ना, चलो धर्म हटा दो, किसान तो अपने हैं ना। एक अडानी अंबानी को आपको करोड़पति बनाने के लिए अपना बोलते हैं ना कि अपना गुरु, उन्होंने जो आपको बड़ा किया उनको आप रिटर्न देने के लिए किसानों की बलि दे दोगे? वो तो भारतीय है ना, प्रधानमंत्री है ना वो मोदी जी। एक किसान की भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं। किसान बोल रहा है भैया हमें बिल नहीं चाहिए, क्यों ज़बरदस्ती दिए जा रहे हो, ले लो वापस, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ज़रूर इस पर सोचते थे। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके प्रधानमंत्री, इसके लिए मैं कोई इज्जत नहीं देना चाहता हूँ, ना दूंगा कभी। जिस दिन भारत के लोग तो उन्हीं को चुन रहे हैं बार बार। भैया चुने ना, अभी भी सिर्फ 30% लोगों ने वोट देके जिताया है। इसका मतलब ये होता है कि 60% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी जी को अपना नहीं मानते हैं। 30% वोटिंग है ना, 23% वोटिंग है जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब क्या होता है सर कि 67% अभी भी भारतीय हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं। 67 गए कहाँ? भैया हैं, हम लोग जैसे लोग हैं। तो सरकार कहाँ बन गई? बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए मेजोरिटी कहाँ पे है और सरकार किसी और की बन रही है। भैया सरकार बने अच्छी चीज़ है सर, देश चलाने के लिए, संविधान चलाने के लिए, सदन चलाने के लिए, वहाँ के संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% हैं। अगर होते तो उनको 90% वोट पड़ते, 100% वोट पड़ते, 80% वोट पड़ते। 67% अभी भी विरोधी है। विरोधी पक्ष जिसको आप कहते हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप गलत करोगे तो आवाज़ तो उठेगी ना भैया। और वो तो छोड़ दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी का जो 23% वोटर है वो कितना सुखी है। कभी आप बाहर रास्तों पे निकल के पूछे, अगर आप भाजपाई हो तो उसको पूछे भैया खुश हो, वो बताएगा आपको क्या तकलीफ है उसको। लेकिन कोई भी भाजपाई तो ऐसा बोलते नहीं है। कैसे बोलेगा भैया? जो गलती करे वो खुद कबूल थोड़ी करेगा कि हाँ वाला सबसे बड़ा चूतियागिरी मैंने कर दिया है, मेरे से गलती हुई। कोई कबूल करता है? चोर बोलता है कि हाँ मैंने चोरी किया है, बलात्कारी बोलता है कि हाँ मैंने बलात्कार किया है। तो ऐसे तो उनकी हालत है बेचारे। लेकिन जितना दोषी नरेंद्र मोदी नहीं है, उससे ज़्यादा दोषी उनके मतदाता हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी गलती देश को बर्बाद करने में अगर कोई है तो कमल का बटन दबाने वाले लोग हैं, जिन्होंने इन जैसे लोगों को, दरिंदों को मौका दिया ये देश बेचने के लिए। और घबराइए मत, आपने कमल का बटन दबाया ना, आपके घर की बहू बेटियाँ, उनके गहने, बच्चों की ज़िंदगी, उनका करियर, उनकी पढ़ाई लिखाई, सब आदमी ये बेचेगा आपके आंखों के सामने। और आप ऐसे ही कमल का बटन दबाते रहिए। मुझे एक चीज़ बताइए,
मैं बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ, CNU चैनल के माध्यम से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको समर्थन किसका है? आप इतना उड़ रहे हैं, देश में इतना भ्रमण कर रहे हैं, किसी के भी खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो समर्थन किसका? आप बचते क्यों जा रहे हैं? मेरे पास समर्थन जनता का है सर। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोकल पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है। पुलिस भी इंसान है, उनको भी पता चलता है कि ये आदमी ने अगर बोला हुआ तो किस आधार पे बोला है। देखिए पुलिस ऐसे नहीं है कि आप आए भैया ये आदमी ने मेरा बलात्कार किया तुरंत उठा के जेल में डाल दिया। उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। आरोप मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। पहली प्रक्रिया होती है कि FIR दर्ज होने के बाद उसके तथ्यों की वेरीफाई किया जाता है कि भैया ये आदमी ने अगर वेरीफाई किया, अगर आरोप लगाया तो उसमें कितना दम है, उस आधार पे अरेस्ट होता है। आज तक मेरा जो वीडियोज़ है, मेरे जो कंटेंट्स हैं, वो कानूनी धाराओं में बैठे ही नहीं है। FIR तो हो गई, लेकिन आप अरेस्ट कैसे करोगे? जब पुलिस आती है मेरे पास, मैं 2 चीज़ें उनसे पूछता हूँ कि आप किस आधार पे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, आपके पास वो एविडेंसेस हैं क्या? क्योंकि कल को जैसे ही 24 घंटे में मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा, मेरा एडवोकेट सबसे पहले ये पूछेगा आपने किस आधार पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अगर आप वहाँ पे साबित नहीं कर पाए, मुझे जमानत हो जाएगी, और जमानत होने के बाद मैं सीधा हाई कोर्ट जाऊँगा और आपको उसमें लेके आऊँगा कि ज़बरदस्ती मेरा समय बर्बाद किया गया, मुझे आरोपी बनाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों को सीधा एक लाइन में जवाब रहता है मेरा, मैं लीगल बात करूँगा। मतलब इसीलिए 22 केस में आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए अरेस्ट करें ना, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे गिरफ्तार करें, मुझ पे रासुका लगे। मैं तो आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूँ कि भाई रासुका लगाओ मुझ पे, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी औकात कितनी है, और मुझे जेल में रख के देख लो आप। मुझे जेल में भी जाके क्रांतिकारी करोगे? काहे नहीं करेंगे भैया, हम लोग तो जेल में तो कैद रहेंगे, कैदी की जैसा। भैया आप जिस शान से जाऊंगा उसी शान से वापस आऊँगा, फिर आपके चैनल पे बैठूंगा। जिस धाराओं में मुझे मुंबई बांद्रा केस में आरोपी बनाया गया, ऐसी गंभीर धाराएं लगाई गई, उसमें हत्या का प्रयास तक का नौबत आ गया था कि आपकी वजह से लोग मर रहे हैं कोरोना। 13 दिन में कैसे बाहर आ गए? क्योंकि 3-3 6-6 महीने तक जमानत। यही चीज़ है कि 6 महीने तक उसमें जमानत नहीं होती थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वहाँ पे कानून ने जब चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने रिपोर्ट्स निकाली, मेरी CDRs निकाली गई, मेरे कॉन्टैक्ट्स निकाले गए, तो उसमें ये पता चला कि इनका इन्वॉल्वमेंट उस लेवल का नहीं है इसके अंदर जिसके लेवल से हमने बनाया था। जज साहब के पास हमने सारी चीज़ रखी, जज साहब भी माने कि ये बेगुनाह इंसान को हमने उठा लिया है, इसका तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बांद्रा में, तो कैसे इसको सज़ा दे सकते हैं? 13 दिन आप जेल में थे, उसके लिए फिर किसको क्लेम किया? किसके ऊपर आपने केस किया? देखिए मुझे गर्व है कि वो 13 दिन की वजह से नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर इंसान झुका। मैं अगर जेल नहीं गया होता तो शायद ये बस ट्रेनें न चल रही होती, कोरोना के नाम पे आज भी मुंबई में लाशें गिर रही होती। और वो चाहते थे कि मुंबई का क्राउड मुंबई में मर जाए, ताकि उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर टिकरा फोड़ा जाए कि ये पाल नहीं पा रहा है उत्तर भारतीय, वो खिला नहीं पा रहा है उत्तर भारतीयों को। ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से प्री प्लान था ना। कोरोना कहीं दिखा क्या सर? मैं इतना पूरा देश ट्रैवल किया, लॉकडाउन जैसी स्थिति में ट्रैवल किया, आज तक मुझे सर्दी खांसी महसूस नहीं हुई। सबसे ज़्यादा अगर लॉकडाउन में किसी ने यात्रा किया होगा तो मेरे सर्कल में मैं। कोरोना जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, मतलब ये फैलाया जा रहा है, मतलब कोरोना है ही नहीं, सिर्फ नाम कोरोना का है। सर मुझे क्यों नहीं हुआ आज तक? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, ऐसा करे। सर मुझे तो पूरा इसमें वही लगता है कि ये बीमारी अगर होती तो सबको होनी चाहिए थी। इतना विकराल रूप ले लिया कि पड़ोसी में एक सोसाइटी में 2-2 केसेस निकल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं हुआ सर? या ऐसे लोगों को क्यों नहीं? हमारे सामने तो कोई नहीं दिखा जिसको कोरोना हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, हमारे आसपास नहीं दिखा। न्यूज़पेपरों में देखते हैं 19,000 मामले मिले, 40,000 मामले मिले, इतनी मौतें हुए, हमने नहीं देखी चीज़ों को। हार्ट अटैक से मरे इंसान को आप कोरोना का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक भारत के अंदर एक मार्केट तैयार किया गया। क्योंकि जब कोरोना का डर दिखाएंगे तभी तो आप वैक्सीन खरीदोगे ना। 2-2 हज़ार रुपये की वैक्सीन, 190 रुपये की टेस्ट को 4,500 रुपये का RT-PCR टेस्ट बना के बेचा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है मेरे मित्र, उन्होंने PIL लगाई तो उसमें पता चला कि 147 रुपये का खर्चा होता है इसमें। बाद में अब वो रेट 800 रुपये पे दिल्ली में ला दिया गया, महाराष्ट्र में 1400 रुपये ला दिया गया। भरा ना आप लोगों ने टेस्ट करा करा के, किसके जेब में गया? वो इन्हीं के दी हुई एजेंसियों के जेब में गया। सरकार के पास वो पैसा आपसे वसूला गया। सरकार 1.5 लाख रुपया एक मरीज को देती है इलाज के नाम पे, वो 2 दिन रखते हैं, उसके बाद वो आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। 1.5 लाख रुपया तो पक गया ना, वो सब बटेगा, मेडिकल वाले को बटेगा, दवाई वाले को बटेगा, मंत्री जी को बटेगा, तो लूटने का स्कैम है, पूरा स्कैम है सर। मैं खुद अगर इतना, मैंने महाराष्ट्र गया, बिहार गया, खुलेआम सभाएं की, बिना मास्क के सभाएं की, वहाँ पे हज़ारों लाखों की भीड़ों में जा जाके हमने कैंपेन की, कभी सर्दी खांसी नहीं हुआ, ना उनको हुआ ना हमको हुआ। कोरोना होता, मैं मुंबई से गया था ना, मुंबई तो हॉटस्पॉट था, सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले देश में 1 नंबर महाराष्ट्र में थे, मुझे क्यों नहीं फील हुआ? तो ये सब तो एक मानसिक गेम बनाया गया ताकि वैक्सीन बेची जा सके अच्छे दामों पर,
जो पैसा देगा वो वैक्सीन लेगा, और कंपलसरी करेगी, आप लिख के ले लीजिए। तो आप लोग इसकी मुहिम क्यों नहीं उठा रहे हैं? चल रही है ना सर देश भर में, तो बाकी एक्टिविस्ट हैं जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग करेंटली मुद्दे जो चल रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस समय किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, दूध पिला रहे हैं और अपने किसानों की सेवा कर रहे हैं दबा के। विनय दुबे जी हमारे साथ हैं और उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की, हमारे साथ काफ़ी बात की। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापस भारत में 4 साल 3 साल के बाद वापस भारत में सरकार बनती है क्या? विनय दुबे जी पूरे भारत घूम रहे हैं, उनके ऊपर 20 से 22 केसेस हैं, लेकिन क्या वापस विनय दुबे को अरेस्ट किया जाएगा? क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। एक नाकाम, भारत के इतिहास का सबसे नाकाम और हारा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस व्यक्ति के आने के बाद देश 2 टुकड़े में बट गया, हिंदू मुसलमान होने लगा, लिंचिंग होने लगी, मस्जिदों तोड़े जाने लगी, हिंदुओं को मतलब मर्डर किया जाने लगा, तो कौन से भारत में हम लोग आ गए? हम लोग 100 साल पीछे आ गए। और इस तरह का अगर प्रधानमंत्री है तो मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं इस व्यक्ति को गाली दे के जेल जाना पसंद करूँगा।